आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे आत्मव्रत के बारे में और जानेंगे गुलसेर अहमद खां सानी जी के आत्मव्रत को। तो आत्मव्रत किसे कहते हैं? आत्मव्रत किसी के जीवन चरित्र जो स्वयं उसने लिखा हो, यानी व्यक्ति का स्वयं का जीवन चरित्र जो उसने लिखा है, उसे हम आत्मव्रत कहते हैं। किसी के जीवन चरित्र जो उसने स्वयं लिखा है। तो गुलसेर अहमद खां सानी जी ने अपने आत्मव्रत को शीर्षक दिया है गर्दिश के दिन। गर्दिश के दिन में उन्होंने अपने जीवन के संघर्षपूर्ण यात्रा का, अनुभवों का वर्णन किया है। उन्होंने जीवन के उन दिनों की बात अभिव्यक्त की है जो उनके संघर्षपूर्ण दिन रहे। तो उन्होंने 3 भागों में इसको लिखा है। प्रथम भाग में उन्होंने पारिवारिक, परिवेश, शिक्षा आदि के विषय में लिखा है। दूसरे यानी द्वितीय भाग में उन्होंने लेखक बने, कैसे बने, क्या उनकी लेखक की यात्रा रही, इसके विषय में उन्होंने लिखा है। तृतीय भाग में एक लेखक की, व्यक्ति की क्या संघर्षपूर्ण जिंदगी होती है, वो किन स्थितियों से गुजरता है, इसका उल्लेख किया है। तो अब हम आपको उनके इस आत्मव्रत का सार बताते हैं। प्रथम भाग में यानी नंबर 1, प्रथम भाग में वो लिखते हैं कि हमारा बड़ा रिहायशी परिवार था। हमारे अब्बा यानी पिताजी पेशकार थे। खानदान रिहायशी रहा। उनकी 2 बेगमें थी और एक दिन मैं ऐसे ही रहा होगा 5-6 वर्ष का कि वो समय मुझे याद नहीं क्या समय रहा था। मैं माँ को ढूंढते ढूंढते जा पहुंचा तो एक हाथे में मेरी माँ बैठी हुई थी एक स्थान पर। मैं उनको ढूंढते हुए पहुंचा तो देखा एक औरत बैठी हुई थी जिसकी पीठ बेंत से उधड़ी हुई थी। मैं उससे लिपट कर रोने लगा। वो भी मुझे लिपटाकर रोती रही। वो कोई और नहीं, वो मेरी माँ थी। मुझे अपने अब्बा का वो क्रोध भरा चेहरा याद आ गया, उनका रौब याद आ गया। यही नहीं, और उनकी बेगमों में मेरी माँ दूसरी बेगम थी। वैसे उनके तीसरी भी थी और जब वो तीसरी हसीना मेरे घर पर रही 3 वर्ष, 3 साल, तो उन दिनों मेरा परिवार बिरादरी से बाहर रहा। ना तो
घर कोई आता जाता और ना हम कहीं जाते। ये बचपन की बात गुलशेर जी लिखते हैं। कहते हैं हमारे ही परिवार में दो दुनिया थी, एक हमारी और एक अब्बा की, यानी हमारी हम भाई बहनों की। हमारी आपा जो मुझसे 4 वर्ष बड़ी थी, मैं और मुझसे छोटी बहन। आपा अब्बा की व्यवहार से गुस्से में रहती थी। दुख के साथ उन्हें क्रोध था। हम भाई बहन यातना भरा जीवन जी रहे थे और इस यातना भरे जीवन से हमने देखा आपा क्रोधित रहती थी और एक ही परिवार में दो दुनिया थी, यानी हमारे हम भाई बहनों की और हमारे अब्बा की। वो आते शाम में कोठरी में बंद हो जाते, यानी अपने कमरे में चले जाते, और जो चाही अनचाही हम जो नहीं सुनना वो भी हमें सुनते, हम उसको भी सुनते। ऐसे समय बीतता गया। पहले कभी रिहायशी रहे थे, अब हमारे पेशकार की कितनी तनख्वाह होती है, कितना वेतन होता है, बाहर कहीं पढ़ने नहीं जा सकते थे। कुछ ऐसे ही समय बढ़ा, हम लोग जो संखनी नदी के किनारे जो एक छोटी सी तहसील थी या कहीं कस्बा था, उसको हम लोग छोड़ आए, दूसरे कस्बे में आ गए। वहां की ये बात है। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते इसलिए पढ़ाया जाता कि ताकि हम अपढ़ ना रहें। नौकरी की क्या है क्या नहीं इसकी कोई नहीं, बस हम अनपढ़ ना रहें इसलिए हमें पढ़ाया जाता। और हमारे साथ के उस समय बहुत से लोग रायपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस पढ़ने जाते थे उस समय, और हमारे लिए बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, सोचना ही नहीं था। जितना वहाँ का खर्चा होता था 1 महीने का, उतने वहाँ खर्चा होता था वहाँ का, उतनी तो हमारे पिताजी को तनख्वाह ही मिलती थी। तो कैसे बाहर जाना हो पाता। मैं भी पढ़ ही रहा था, 10वीं में था कि एक दिन सरकारी स्कूल में मुआयना करने अफसर आए, अधिकारी लोग आए। वो बच्चों से पूछ रहे थे कि क्या करोगे, क्या बनना है आपको। तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, हमें पता ही नहीं था कि मुझे क्या बनना है। मैंने कहा, जब मेरी बारी आई, मुझसे पूछा, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं। तो अधिकारी ने सभी बच्चों से कहा, लगभग उस समय 40 उस समय विद्यार्थी थे, देखो इन्हें पता ही नहीं क्या बनना है। आज भी मुझे याद है वो 40 विद्यार्थियों का ठाका मार के हंसना, अधिकारी का हंसना। जो सच था वो सच था, शायद सच कहना सही नहीं रहता है। आगे अहमद जी लिखते हैं कि चलता रहा और मेरी प्रेमिका भी थी जो मुझसे 5 साल बड़ी थी, विवाहिता थी, उसका पति और बच्चा भी था। लेकिन हमारे जो रिश्ते थे वो ऐसे रिश्ते जो समाज में वर्जनापूर्ण है, और मैं बिल्कुल नेक अच्छा लड़का था। कैसे क्या अंत हुआ, उसके साथ बहुत सी बातें हुई। लेखक कहता है क्या कहूँ क्या न कहूँ, और वो मैं एक नेक
लड़का था और बिल्कुल संस्कारी, तो इसलिए उसका किसी रूप में बदलना ठीक नहीं था। ऐसे ही सपना टूटा। जाने कितने ऐसी चीजें हुई। लेखक ने इतना ही प्रथम भाग में कहा। लेखक ये भी लिखता है कि दिन व्यतीत हुए, चलता रहा जीवन का क्रम, और मैं लेखक नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे अपने आप को, जो मेरे अंदर अंतर्द्वंद था, उससे मुक्ति पाने के लिए लिखने लगा। यानी मैं तो सिर्फ लेखन इसलिए उस ओर मुड़ा क्योंकि मुझे उनसे मुक्ति पानी। प्रथम भाग में लेखक ने इतना ही बताया है। द्वितीय भाग में लेखक कहता है मैं लेखक बन गया, मैं लेखक बन गया, और लेखक बनना मेरे स्वयं के लिए मैं लिखता था। स्वयं मुझे संतुष्टि मिलती थी क्योंकि मैं उस अंतर्द्वंद आत्मापूर्ण जीवन से मुक्ति चाहता था। और ऐसा होता है कि जब आप सबके साथ होते हैं तब आप अपने साथ नहीं होते, और जब आप अपने साथ होते हैं तो आप सबके साथ नहीं होते। कहते हैं कि हमारे साथ के लोग बाहर पढ़ने चले गए। उस समय भैरव प्रसाद के संपादन में मेरी कहानी छपी, जो हिंदी पत्रिका में बहुत मशहूर थी, प्रसिद्ध थी वो कहानी पत्रिका, और उसमें मेरी कहानी पहली छपी। तो कुछ हमारे दोस्तों ने दूरी बनाई, या कुछ ने, एक आध ने कहा कि अब आप इस ओर मुड़ जाओ, अपने आप को एक कमरे में बंद करो। मैंने ऐसे ही किया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। यानी लेखक बनने के बारे में बता रहे हैं। मेरे कमरे में कोई नहीं आता जाता। हाँ, एक दोस्त था धनंजय वर्मा, वो आता। सभी हमारे साथ के बाहर पढ़ने चले गए, शहर में पढ़ने चले गए। मैं कैसे जाता? उनमें धनंजय वर्मा भी था। मुझे ईर्ष्या होती कि ये लोग बाहर पढ़ने चले गए, लेकिन क्या करता, सभी अपने अपने दौड़ में थे, और मैं भी दौड़ तो क्या कहें, मैं भी इलाहाबाद की दौड़ में आ गया। मुझे नहीं पता लगा कि मैं इलाहाबाद की यात्रा में आ गया। यानी मेरी इलाहाबाद और बनारस की कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपने लगी, और कहानी में मेरी पहली रचना छपी। नीलाभ प्रकाशन ने बबूल की छांव कहानी संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ। नीलाभ प्रकाशन से बबूल की छांव मेरा पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, और मैं साहिबे किताब बन गया। यानी मैं अब लेखक बन गया। ऐसे रुचिपूर्ण बड़े लहजे में लिखते हैं लेखक। मैं बन गया, और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं भी किसी न किसी दौड़ में हूँ। ऐसे ही मेरा इलाहाबाद आना हुआ,
यात्रा हुई इलाहाबाद की। मैंने स्कूल के समय में अज्ञे, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, कई लोगों को पढ़ा। इसके बाद अस्क जी यानी उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यास गिरती दीवार और एक उपन्यास उनका पढ़ा। तो मुझे पढ़कर लगा अज्ञे और अज्ञे जी को मैं कुछ समझ नहीं पाया, यानी उनकी रचनाओं को उतने गहरे में उतर नहीं पाया, या यूं कहें अस्क जी को पढ़ा, बड़ा प्रभावित हुआ। लेकिन इलाहाबाद की यात्रा के दौरान भेंट हुई तो मैं आश्चर्यचकित हुआ। कुछ अंदर ही सोचा, बहुत लंबी बातें हैं जिनको यहाँ लिखना प्रासंगिक नहीं, कि इतने अच्छे अस्क मित्रवत व्यवहार पत्राचार होता रहा, वो ऐसे, तो यहाँ पर उस प्रसंग को लिखना ठीक नहीं है, उचित भी नहीं है। लेखक ने ये कह के बात को आगे बढ़ा दिया। आगे कहते हैं कि उस समय इलाहाबाद यात्रा में कई लेखकों से हमारा मिलना जुलना हुआ, भेंट हुई, और इस तरीके से मेरा समय निकला। अब मुझे ग्वालियर में एक सरकारी पत्र में सरकारी नौकरी मिल गई। पहले मैं क्लर्की की नौकरी करता रहा, फिर मुझे सरकारी पत्र में नौकरी मिल गई तो मैं ग्वालियर के लिए चल दिया। ग्वालियर में पहुंचा तो हमारे ऑफिस में, जैसे कार्यालय में सभी एक दूसरे को जानते हैं, वैसे जानते थे। मुझे परिवार के लिए एक मकान की तलाश थी, तो कार्यालय के सहयोगियों से कहा तो सबने आश्वासन दिया कि हाँ ढूंढेंगे आपके लिए मकान। मैंने उनसे कहा कि मुसलमान मोहल्ले में मत देखना, ना हो तो अच्छा है। वो इसलिए कहा कि मैं धार्मिक कट्टरता से दूर रहना चाहता था, मुझे पसंद नहीं था। मैं धार्मिक हूं लेकिन धार्मिक कट्टरता से दूर रहना चाहता था, इसलिए कहा। और वो ऑफिस के लोग, जो कार्यालय के लोग थे, वो शायद मेरा पूरा नाम नहीं जानते थे, इसलिए जो भी हो, एक सरदार जी थे, महाराष्ट्रियन थे, खानदानी थे, जो ग्वालियर में ही पहले से रह रहे थे। उन्होंने तलाश का आश्वासन दिया, मकान ढूंढने का। ऐसे ही हमारे सहयोगी बोले, कार्यालय में काम करने वाले साथी एक बोले धीरे से, कोई बात नहीं, अगर मकान मोहल्ले में मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने सबको ठीक कर रखा है, यानी आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उन्हें नहीं पता था, उन्हें शायद मेरा पूरा नाम नहीं पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुसलमान कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें हमने सबने ठीक कर रखा है, उन्हें हमने ठीक कर रखा है, इतना कहा। खैर मेरा मकान मुसलमान के मोहल्ले में ही मिला, और जो मकान मिला उससे, मेरे मकान से ही सटी हुई सीढ़ियां मस्जिद की ओर जाती थी। एक दिन देखा कि कुछ उत्पाती, या यूं कहे विरोध जताने के लिए उत्पाती लोगों ने मेरे मकान के गेट के आगे गाय का मांस और कुछ हड्डियां रख दी, क्योंकि
वो कहते थे इसके काफिर के बगल से मस्जिद की सीढ़ियां जाती हैं, इसलिए। और उन्हीं दिनों क्या हुआ कि पाकिस्तान से पहला युद्ध शुरू हो गया। अब तो मैं उदास रहता उस युद्ध के कारण, क्योंकि लोग देशभक्ति के लिए नहीं ऐसी बात करते जो कि उन्हें राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। बात वो नहीं कर रहे थे, बात वो कर रहे थे जो नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए मैं उदास रहता, परेशान रहता कि क्या सांप्रदायिकता है। और मेरी एक कहानी पर घर के कमरे में, यानी एक कमरे में, लेखक आगे कहता है कि मेरी एक कहानी एक कमरे के घर पर सांप्रदायिक विवाद हो चुका था। यानी एक कमरे के घर में पहले हमारी कहानी पर सांप्रदायिक विवाद हुई है। तो लेखक कहता है मैं इसको जानता हूं कि जहां देशभक्ति की बात होनी चाहिए वहां ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उदास था। फिर आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ग्वालियर में मेरी ये तीसरी नौकरी थी। फिर मेरी इलाहाबाद की दूसरी यात्रा हुई। दूसरी यात्रा के दौरान अस्क जी ने मुझसे कहा, अरे आप तो बहुत तेज निकले, आपने अपना पूरा नाम ही नहीं बताया। तो लेखक लिखता है मैंने कहा आपने पूछा नहीं, तो इसका क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है। लेखक ने कहा क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। अस्क जी से उन्होंने वार्तालाप अपनी बताई। लेखक गुलशेर जी लिखते हैं कि मैं इलाहाबाद की दूसरी यात्रा के दौरान अस्क जी ने मुझसे पूछा, कहा तुम तो बहुत तेज निकले, अपना तो नाम ही नहीं बताया, छिपाए रखा। तो उन्होंने कहा नाम नहीं बताया, क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा फर्क पड़ता है, तो आपने पूछा ही नहीं। तो नहीं पूछा था तो क्या हुआ, आपको बताना चाहिए था। तब मुझे लगा कि ये एक साहित्यकार, एक लेखक, मैं आश्चर्यचकित हुआ। इसलिए मैंने उनकी जो रचनाएं पढ़ी थी, तो लेखक लिखा तो नहीं, लेकिन वो सोचता है। यहीं पे उनके संवाद समाप्त हो जाते हैं। लेखक कहता है क्या बात है कि हम इतना आगे बढ़ के भी इस तरीके की सोच रखें। अब यहां पर लेखक अपने लेखक बनने की बात कहता है। तो इस तरीके से ये दूसरा भाग था, यानी द्वितीय भाग। अब तृतीय भाग में लेखक क्या कहता है। लेखक कहता है कि मैं लेखक तो बन ही गया, ग्वालियर से, यानी 7 साल पहले ही मैं ग्वालियर से संघर्ष, बात कहाँ से प्रारंभ करता है आपको बताते हैं। संघर्ष जीवन में चलता रहता है। लेखक कहता है इस संघर्ष शब्द को बोलने में मुझे बड़ी शर्म आती है, क्योंकि संघर्ष सभी करते हैं। संघर्ष कौन नहीं करता, अपने जीवन के लिए सभी संघर्ष करते हैं। तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं। तो कहते हैं कि 7 साल पहले मैं ग्वालियर से नौकरी छोड़कर भोपाल आ गया, वापस भोपाल आ गया। कौन जानता था कि मैं 10 साल की नौकरी छोड़कर भोपाल आऊंगा और एक नए संघर्ष की शुरुआत, यानी एक नई शुरुआत करने के लिए आऊंगा। मैंने भोपाल आकर नौकरी इसलिए छोड़ी कि प्रकाशन खोला। मैंने प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया,
लेकिन जल्दी मैं पटरियों पर खड़ा हो गया, अर्थात मेरी सांसें उखड़ गईं। तो संघर्ष चलता रहा। आगे लेखक कहता है कि एक साहित्यकार और लेखक, यानी मैं नहीं जानता कौन साहित्यकार है कौन लेखक है, सबके संघर्ष की बात नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ कि वो संघर्ष करता है अपने अंदर भी और अपने बाहर भी। और ऐसा होता है कि भूलें तो होती ही है। मेरा जीवन एक उस बिखरी हुई किताब की तरह है, जिसके बिखरे मेरा जीवन उस किताब की तरह है, बिखरी किताब की तरह है, जिसके बिखरे हुए पन्नों को जिल्द साज ने बांधा है। उनका कहने का मतलब है कि मैं ऐसी किताब हूं जिसके बिखरे हुए पन्नों को जिल्द साज ने भूल से गलत सलत बांध दी है। यानी मैं ऐसी खुली हुई किताब हूं, ऐसे में मेरा जीवन कैसा है, मेरी जिंदगी कैसी है, ऐसी किताब की तरह है जिसके बिखरे पन्नों को जिल्द साज ने भूल से गलत सलत बांध दिया है। मेरा जीवन ऐसा रहा, भूलें हुई, गलतियां तो होती ही रहती हैं कि सही काम गलत समय किया और गलत काम सही समय किया, जिस पर मैं पछताता रहा। लेखक ने छिपाया कुछ नहीं। गुलशेर अहमद खां जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ऐसे तो होता ही रहता है जीवन में कि हो ही जाती है भूलें कभी न कभी। मेरा भी जीवन ऐसे ही रहा कि जो सही काम थे वो गलत समय पर और जो गलत काम थे वो सही समय पर हुए और मैं पछताता रहा। आगे लेखक कहता है कि मुझे शहरी और लेखकों की तरह पहले पढ़ाई करनी चाहिए थी, फिर नौकरी करनी चाहिए थी, फिर प्रेम करना चाहिए था, फिर शादी के बंधन में बंधना चाहिए था और फिर बुढ़ापे में उस लेखकी को वसूलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने पढ़ाई के समय नौकरी की और नौकरी समय पढ़ाई, ऐसा हुआ। तो क्या कहें? लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से कहा, क्या कहें। और लेखक कहता है लेखन में हमेशा संघर्ष रहता है और अगर वो संघर्ष समाप्त हो जाता है तो लेखक मर जाता है। कहना चाहते हैं कि मेरा संघर्ष क्या रहा। लेखक कहता है कि मेरा संघर्ष रहा है, मैं लेखक को जीतता देखना चाहता हूं। मैं लेखक को जीतता हुआ देखना चाहता हूं और पीछे का सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। गालिब के शेर के साथ लेखक अपने गर्दिश के दिन शीर्षक के आत्मवृत्त को समाप्त कर देता है और जहां तक मेरी समझ में आया है कि गुलशेर अहमद खां जी ने उस समय, जैसा कि उन्होंने लिखा भी है कि 17 वर्ष की उम्र से 38 वर्ष की उम्र तक मध्य प्रदेश के साहित्य परिषद के सचिव पद तक की यात्रा संघर्षपूर्ण रही। यानी पद की यात्रा संघर्षपूर्ण ही रही। इसीलिए वो अंत में कहते भी हैं
कि मैं लेखक को जीतता हुआ देखना चाहता हूं। और पीछे का सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करना चाहता हूं। तो इसलिए इस आत्मव्रत से ये सामने निकल कर आया कि व्यक्ति हमेशा आशावान रहता है और हमेशा आशावान उसे रहना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी आए, हमें साहस को बनाए रखना है और जो साहस बनाए रखता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वही अपने जीवन को सफल बना लेता है। मुझे विश्वास है कि आज आपने गर्दिश के दिन आत्मव्रत को समझा होगा, आपकी समझ में आया होगा। आज इतना ही।